गणेश की मूर्तियां दूध पीने लगी और पूरे देश के लोग दूध पिलाने लगे थे। आजकल प्यास नहीं लगती क्या? आजकल क्यों नहीं जाते? इस देश में पाखंड और अंधविश्वास को टीवी से लेकर के मुंबई के वैज्ञानिकों की बैठक में ये कहते हुए कि गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी है, हम नाले के गैस से चाय बनाते थे, बादल आ गया तो रडार काम करना बंद कर दिया, ऐसा पाखंड का बढ़ावा देने वाले लोग चंद्रयान 3 की सफलता पर खुद टीवी पर लाइव आकर के उसका श्रेय ले रहे हैं और अगले चुनाव में आपको भी भाषण देते हुए मिल जाएंगे कि वो चंद्रयान उतर नहीं रहा था, यहां से वो गए और वहां पर उसको ठीक से उतारा और तब वापस आए और इसका बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाकर प्रचार किया जाए। कोरोना में ताली बजवा करके उसने इस देश में मूर्खता का परीक्षण कर लिया है। उसने एक बार बोला था कि ताली बजाओ, पूरा देश ताली बजाने लगा। थाली बजाओ, बर्तन तोड़ करके थाली बजाया और दिवाली मनाओ तो घर फूंक के दिवाली मनाया। उसी दिन इसने तय कर लिया है इस देश की शिक्षा को थोड़ा और बर्बाद कर दो, सरकारी संपत्ति को बेच दो, पूरे देश को प्राइवेट हाथों में बेच दो, फिर भी देखना वो लोग हमें ही चुनेंगे, क्योंकि उसने आपको मानसिक रूप से गुलामी का टेस्ट ले लिया था कोरोना के समय। ये वापस मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं संविधान हटाकर। ये मंडल कमीशन के पूरे आंदोलन को कमंडल के नीचे फिर से कुचलना चाहते हैं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद करके रोज मंदिर बनाने के नाम पर पूरे देश को मंदिर और मस्जिद की आग में झोंकना चाहते हैं। ये तथागत बुद्ध के खिलाफ सबसे पहले जो लोग खड़े थे वो कौन लोग थे? वो यहीं के लोग थे जिनके वारिस आज कहते हैं कि गर्व से कहो कि तुम हिंदू हो। शुरुआती हमला सबसे ज्यादा उन्हीं के लोगों ने किया और बहुत सारे लोगों को मारा गया, इसलिए क्योंकि विचार को खत्म कर दिया जाए, किताबों को जलाया गया। और जब जलाया जाता है किताबों को, दुनिया में सबसे बड़ा हमला अगर किसी के ऊपर होता है तो वो व्यक्तियों के मारने का नहीं, वो विचार के मारने का होता है। जब जब मुझे कबीर याद आते हैं, जब जब मुझे अर्जक संघ याद आता है, जब जब बाबू जगदेव प्रसाद याद आते हैं, जब जब रामस्वरूप वर्मा याद आते हैं, जब जब कर्पूरी ठाकुर याद आते हैं, इसलिए झुकना और बिकना किस बात का, हम खड़े रहेंगे और इन मनुवादियों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। इस देश में जिसको वोट देकर के आपने बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बिठाया, भारत के संविधान की शपथ ली, उस संविधान के अनुच्छेद 51A में लिखा हुआ था कि नया भारत बनाने पर हम वैज्ञानिक चेतना का विकास करेंगे। और एक ढोंगी पाखंडी ऐसे व्यक्ति के सामने इस देश के बड़े बड़े मिनिस्टर थाली लेकर के आरती उतार रहे थे। इससे बड़ा शर्म इस लोकतंत्र की धरती पर और क्या होगा? धर्म का प्रचार करने के लिए ऐसे बाबाओं को इजाजत भी वही भारत का संविधान देता है। अरे मूर्खों, अगर वो संविधान बदल दोगे तो किस अधिकार से अपने धर्म का प्रचार करोगे? ये भी बात उनको समझ में नहीं आती। इस देश में महिलाओं, शूद्रों को और हाथ से श्रम करने वाले लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। इस देश में जब महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले ने स्कूल खोला तो उनके ऊपर भी पत्थर मारा गया, मैला फेंका गया, क्योंकि ये धर्म के विरोध में काम हो रहा था। लेकिन तब भी वो अधिकार सबको नहीं मिला। तब भारत का संविधान जब लागू हुआ तो सबको शिक्षा का अधिकार मिल गया। वो संविधान खतरे में है। इस देश के लोग जाकर के ये बात कहते रहे कि हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, और जब भारत लौटते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि इस देश की डेमोक्रेसी को कैसे खत्म कर दिया जाए। ऐसे बेहद मुश्किल वक्त में जब हमारी विरासत, हमारा पुरखों के संघर्षों से हासिल और कमाया हुआ लोकतंत्र हमारे आंखों के सामने तबाह किया जा रहा हो, हमारी मोहब्बत की दुनिया उजाड़ करके केवल नफरत के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा हो, ऐसे वक्त में जब मूर्खता को सेलिब्रेट किया जा रहा हो, अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ाया जा रहा हो, ऐसे वक्त में अगर किसी महासम्मेलन के पहले चेतना शब्द जुड़ा है तो मैं बधाई दूंगा आयोजकों को कि आपने जागरूक करने के लिए, चेतनशील करने के लिए यह आयोजन रखा है। और चेतना संपन्नता बौद्धिक रूप से इसलिए भी जरूरी है कि धोखा न हो जाए। इस मंच पर बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, सभागार में भी हैं। हम सब के अभिभावक की तरह, चाहे अर्जक संघ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण कुमार गुप्ता जी हो, चाहे पसमानदा मुस्लिम महाज, जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जनाब अली अनवर अंसारी साहब हैं, और तमाम वरिष्ठ लोग हैं। ऐसे सम्मेलनों में
और ऐसे बड़े मंच पर जब हमारे जैसे बेहद सामान्य सी पृष्ठभूमि से आए हुए व्यक्ति को आप कोई इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, तो एक शेर मुझे याद आता है कि सरबुलंदी का एक वजीफा है जो हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है। सरबुलंदी का एक वजीफा है जो हमने बुजुर्गों से सीखा है। खुद को छोटा समझते रहिएगा, बड़ा बनने का यही तरीका है। तो मैं इस मंच पर ऐसे बड़े लोगों के बीच में खुद अपने छोटे होने के एहसास के साथ शुक्रिया अदा करता हूं आप सब लोगों का, क्योंकि असल में ऐसे वरिष्ठ लोगों ने, और सभागार में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, और मैं अक्सर एक बात महसूस करता हूं कि जितनी हमारी उम्र नहीं होगी उससे ज़्यादा उम्र ऐसे तमाम लोगों ने संघर्षों में खपा दी, तब जाकर के ये जगह बनी है जहां हम जैसे नौजवान खड़े होकर के कुछ बोल पाते हैं और अपनी बात कह पाते हैं। तो ये एक ऐसा खेत है जिसको जाने कितने लोगों ने मिलकर तैयार किया है, और ऐसी विरासत, ऐसी जड़ इस सरजमी को जब हम ऐतिहासिक रूप से याद कर रहे हैं तो अपने एक वृक्ष की तरह, एक बड़ा बरगद से भी बड़ा वृक्ष जिसकी अनगिनत शाखाएं, उन शाखाओं के किसी कोने पर एक कमजोर पत्ते की तरह हम जैसे लोग आज जो भी हिलडोल पाते हैं वो इसलिए क्योंकि इस वृक्ष की जड़ें इतनी गहरी हैं कि तमाम आधियों के सामने भी डट कर खड़ी होती हैं, क्योंकि इस जड़ में सबसे मजबूती से, सबसे शुरुआत में अगर कोई सबसे बड़ा नाम है तो वो तथागत गौतम बुद्ध का है, और ये बुद्ध की जमीन है, इसलिए मैं अपनी जड़ों को याद कर रहा हूं। एक चीनी कहावत है और अलग अलग दुनिया भर की भाषाओं में अलग अलग तरह से समझी और समझाई जाती है। इस कहावत से मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो आपके सामने रख रहा हूं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से है, लेकिन हमारे यहाँ बांस एक ऐसे वैज्ञानिक टर्म में कहें तो वो तो घास में आता है, लेकिन आप पौधा कह लें, कुछ भी कह लें, बांस समझते हैं ना। कहावत यह है कि जब उसे लगाया जाता है तो तकरीबन कई कई साल उसमें अंकुर भी नहीं आते हैं, और अगर अंकुर आते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, और उसे लगाने वाले लोग फिर भी उसे खाद पानी देते रहते हैं। और कहा यह जाता है कि तकरीबन 5-6 साल के बाद वो जमीन के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देना शुरू होता है। मगर जब जमीन के ऊपर बढ़ता हुआ शुरू होता है तो 4-6 दिनों में ही कई फुट की लंबाई अर्जित कर लेता है, और दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला वही पेड़ है जो अपनी जड़ों को मजबूत करने में 6 साल लगा देता है। और ये कहावत मुझे तब याद आती है जब हम जैसे लोग किसी वैचारिक कार्यक्रम में अपनी जड़ों को निहार रहे होते हैं। हमारी जड़ें भी ऐसी ही गहरी हैं। वो तथागत बुद्ध से शुरू हुई, आजीवक परंपरा से शुरू हुई, और लंबी फहरिस्त है। और उस परंपरा में जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने एक जमीन तैयार की, फसल रोपी, मगर कुछ उसमें हिंसक जानवर उसी समय आकर उस फसल को रौंदते चले गए। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि तथागत बुद्ध के खिलाफ सबसे पहले जो लोग खड़े थे वो कौन लोग थे? और आप जानते हैं वो कौन लोग थे? वो यहीं के लोग थे जिनके वारिस आज कहते हैं कि गर्व से कहो कि तुम हिंदू हो। और मैं भी गर्व से कहना चाहता हूं तथागत बुद्ध के खिलाफ सबसे पहले जो लोग खड़े थे वो वही लोग थे जिनके वारिस आज सरकार में बैठकर इस देश को सांप्रदायिक बनाना चाह रहे हैं। शुरुआती हमला सबसे ज्यादा उन्हीं के लोगों ने किया, और बहुत सारे लोगों को मारा गया इसलिए क्योंकि विचार को खत्म कर दिया जाए, किताबों को जलाया गया। और जब जलाया जाता है किताबों को
दुनिया में सबसे बड़ा हमला अगर किसी के ऊपर होता है तो वो व्यक्तियों के मारने का नहीं, वो विचार के मारने का होता है। लेकिन वो विचार मरे नहीं, और वो विचार फिर से इस देश में पैदा हुआ जब इस देश में संत परंपरा का संत आंदोलन पैदा होता है। दोबारा एक लहलाती फसल, कबीर, रविदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, गुरु नानक से होती हुई एक लंबी परंपरा चलती है, और वो परंपरा नारायण गुरु, बसवन्ना चोखा मेला से आगे बढ़ते हुए महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, महात्मा शाहू जी महाराज से होते हुए मैं बिहार की जमीन पर याद करना चाहता हूं, वैसे ही जैसे कोई शाख से कमजोर पत्ता अपनी जड़ों को याद करता है, बिहार की जमीन पर मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर और शहीद बाबू जगदेव प्रसाद को याद करते हुए ये महसूस करता हूं कि मेरी वैचारिक जड़ कितनी मजबूत है। और इसलिए इसके पत्ते बार बार काटे जाने के बाद भी अंकुर निकल आते हैं। और जगदेव बाबू को याद कर रहा हूं, और मंच पर अरुण जी बैठे हुए हैं, तो हम अब उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां भी एक ऐसे ही विचारक महामना रामस्वरूप वर्मा जी हुए, और बिहार में बाबू जगदेव प्रसाद, दोनों ने मिल करके अर्जक संघ की नींव रखी। मैंने एक बार अपनी क्लास में अपने बच्चों के सामने एक बात कही कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो हमने अपने क्लास के विद्यार्थियों से पूछा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि हम आ नहीं सकते, आंदोलन चल रहा है, सड़क पर बैठ जाते हैं लोग, ये तो सब एंटी नेशनल हैं, आप समझ जाइए उनके मन में ये बात कहां से आई थी। तो हमने उनसे पूछा कि तुम पढ़ने कब आ पाते हो, तो बहुत सारी बातें हुई। मैंने कहा एक बात समझो, पढ़ने तब आ पाए जब पेट भरा हुआ था। जिसका पेट भरा हुआ है वही पेट भर करके आपको पढ़ाने आ रहा है, और जिसका पेट भरा हुआ है वो पढ़ने आ रहा है। और जिसका पेट नहीं भर पा रहा है वो इसी उम्र में ठीक इसी वक्त कहीं सड़क पर पत्थर तोड़ रहा है, तो किसी होटल में मजदूरी कर रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, तो कोई महिला किसी के घर में चौका बर्तन कर रही है। और ये जो बंटवारा है, इस बंटवारे की वजह से हम इस सम्मेलन को भी देखें। हमारा पेट भरा हुआ है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर सुन रहे हैं, मगर इस सम्मेलन की सफलता तब होगी जब इस भरे पेट वाले जो विचार और कोई एजेंडा लेकर के निकले और उस तक पहुंचे जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। अगर नहीं होता है तो इस कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम सारे लोग तो कन्विंस लोग बैठे हुए हैं। इस कार्यक्रम के बाद अगर हम गांव तक नहीं पहुंचे, जैसे एक मिसाल के तौर पर मैं एक जगह गया और मैंने कहा कि भारत का संविधान खतरे में है, उस सभा के आधे लोग हमसे पूछने लगे ये संविधान क्या होता है। उस दिन मुझे समझ में आया कि इस देश में क्रांति क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो क्रांति करना चाह रहे थे उनकी भाषा ही अलग थी, उनको समझा ही नहीं पा रहे थे। जिनको क्रांति करनी है उनको क्रांति का एहसास ही नहीं हो पाया, इसलिए वो सारे मिशन आंदोलन के जो कारवां थे वो लुट गए। और आज ऐसे लोग सरकार में बैठे हुए हैं जो प्रतिक्रांति करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। इसलिए इस पूरे बातचीत में अली अनवर साहब ने कहा कि जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, जिसके पेट में रोटी नहीं है, उसके लिए 5 किलो अनाज की कीमत और वो जो जेब में पैसा डाला जाता है उसकी कीमत, हम उसका जवाब इस तरह देते हैं, उसका अपमान करके कि तुम 5 किलो अनाज पर बिक गए। मगर कभी ये नहीं समझा कि शासन करने वाले ने इनको इतना गरीब रख दिया है, इतना कमजोर कर दिया है कि उनके लिए 5 किलो अनाज की भी बहुत बड़ी कीमत हो गई। और हम उनको ही कोस रहे हैं क्योंकि हम अपनी बात उन तक पहुंचा नहीं पा रहे। एक तो ये बात, दूसरी बात, विरासत का पता ही नहीं। जब मैंने उस पूरे तबके के सामने एक सवाल पूछा कि आपके पिताजी कितने पढ़े थे, उनके पिताजी कितने पढ़े थे, पता चला वहां 99% लोगों की एक पीढ़ी पहले कोई शिक्षा ही नहीं थी। और तब मैंने पूछा कि शिक्षा क्यों नहीं थी, तो 2 वजह सामने आई। एक तो वही पेट की भूख, और दूसरी ये कि शिक्षा क्या है पता ही नहीं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। और जैसे ही मैंने ये कहा कि पता है इस देश में महिलाओं, शूद्रों को और हाथ से श्रम करने वाले लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। इस देश में जब महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले ने स्कूल खोला
तो उनके ऊपर भी पत्थर मारा गया, मैला फेंका गया, क्योंकि ये धर्म के विरोध में काम हो रहा था। लेकिन तब भी वो अधिकार सबको नहीं मिला। तब भारत का संविधान जब लागू हुआ तो सबको शिक्षा का अधिकार मिल गया। वो संविधान खतरे में है, तब आप समझे कि नहीं। उसमें से आधा से ज्यादा लोग ये बात समझ गए कि संविधान खतरे में होने का मतलब क्या है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी भाषा पर भी हमें काम करने की जरूरत है। आप कह रहे हैं देश खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ है, और आपको ये बात उसके घर तक पहुंचानी है जिसके घर से आज भी कोई सरकारी स्कूल में प्राइमरी पढ़ने के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। तो एक तो सरकारी शिक्षा में और दूसरी सरकारी नौकरी में 2 ही जगह आरक्षण मिलता है, उसके लोग तो वहां पहुंच ही नहीं पाए, तो आरक्षण लुट जाए उसको क्या फर्क पड़ता है। वो आरक्षण के पहले भी वैसे थे, आरक्षण के बाद भी वैसे। और हम बार बार उसको ये उलाहना दे रहे हैं कि तुम लुट गए और तुमने कारवां क्यों नहीं शुरू किया। अरे भाई, जो समझदार लोग थे हमारे जैसे, ये मेरी भी सीमा है, मैं अपने को शामिल करके कह रहा हूं, अगर मेरी भाषा से, मेरे समझाने के तरीके से गांव का अंतिम व्यक्ति नहीं समझ रहा है तो दोष उसका नहीं है, दोष समझाने वाले का है। और ये बात कहनी हमारी जरूरी है। और ये बात भी मैंने कहां से सीखी है? मंडल कमीशन से सीखी है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट शानदार। मैं जब कर्पूरी ठाकुर और बाबू जगदेव प्रसाद को याद करते हुए जब आगे विरासत को पढ़ रहा हूं तो एक वाकया आपसे साझा कर रहा हूं, इसको जरूर याद रखिएगा। और जब कर्पूरी ठाकुर का जिक्र हुआ है तो जनाब अली अनवर साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं यहीं से उसका समर्थन भी करता हूं कि जितने भी लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आज अपने घोषणा पत्र में एक लाइन और लिख दें कि हमारी सरकार बनती है तो मान्यवर कांशीराम को और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देंगे। इस मांग का भी हम आपके समर्थन करें। और इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं, इसी जगह पर मान्यवर बीपी मंडल साहब थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और मंडल साहब ने जो रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट की बुनियाद में कुछ विरासत के मूल्य छिपे हुए। वो विरासत जो इसी बिहार के त्रिवेणी संघ से शुरू हुई थी 1930 और 40 के बीच में। इस देश के ओबीसी के ऊपर यह उलाहना दिया गया कि ओबीसी का तो कोई आंदोलन ही नहीं था। तब मुझे याद आता है कि त्रिवेणी संघ इसी ओबीसी का आंदोलन तो था। और दिलचस्प बात देखिए, समझदारी और चेतना कि त्रिवेणी संघ में उनको बदनाम कैसे किया गया कि ये 3 जातियों का संगठन है। आप जानते हैं ना 3 जातियां कौन सी थी? अहिर, कुर्मी, कोयरी, वही 3 जातियां लगाई गई। जो लड़ता है वो बदनाम भी होता है। अली अनवर साहब भी नाराजगी के शिकार हुए। आज जो लोग वो समझौता कर लेते हैं ना तो बड़े बड़े ओहदे पर होते, और आज जो लोग उसूलों पे खड़े रह गए उनका ओहदा समाज में इतना ऊंचा है कि वो किसी पद के मोहताज नहीं। और इसलिए उसूलों पर बात होती है। बदनाम किया गया त्रिवेणी संघ को कि 3 जातियों का संगठन था, लेकिन उस त्रिवेणी संघ का मूल्य क्या था कि वो 90% कमेरा लोगों की बात करता था, वो केवल ओबीसी की भी बात नहीं किया। और इसलिए उस आंदोलन में जब आगे एक पड़ाव के रूप में एक नया अध्याय जुड़ता है, बिहार लेनिन जगदेव बाबू का और महामनाराम सरोवर वर्मा का अर्जक संघ का। अरुण जी बैठे हुए हैं, बड़े लोग, जब बड़ी विद्वता से जाने कितनी उम्र इन ऐसे लोगों ने इस देश में पाखंडवाद और अंधविश्वास खत्म करने में लगा दी। ऐसे लोगों के बगल में बैठना, आप फूल माला अगली बार मत लाया करिए, ऐसे लोगों के बगल में बिठा दिया करिए, हमारा यही सम्मान सबसे बड़ा होता है। और उस अर्जक संघ के विरासत में वो सारे मूल्य थे। और अर्जक संघ भी कहने को तो ओबीसी नेतृत्व का था, लेकिन विचार उसमें कौन सा था? हर एक 90% भी कहने को है। जो भी हाथ से श्रम करता है, जो भी वंचित शोषित है, जो कमेरा है, वो सब उसके दायरे में थे। उनकी मुक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ब्राह्मणवाद से मुक्ति के आंदोलन का नाम था अर्जक संघ। ये विरासत हमारे आगे बढ़ती रही। और उसके बाद जब मंडल कमीशन बना तो मंडल कमीशन ने कहा कि आजकल भी कुछ लोग बन गए हैं इस देश के प्रधानमंत्री। जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे अपनी जाति याद नहीं आई। अली अनवर साहब तो नाम भी ले लिए, मैं तो नाम भी लेना उनका मुनासिब नहीं समझता। समझदार को इशारा ही काफी। और वो इशारा किस बात का है
कि जब 2013 में प्रधानमंत्री बनना हुआ तो याद हुआ चुनावी भाषण में कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। और पता ये चला इतिहास खंगालने पर कि खुद जब मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करा लिया। विरासत ऐसे आगे बढ़ती है। उन्हीं के नक्शे कदम पर उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति मुख्यमंत्री जब बना तो पहला काम किया कि अपने ऊपर जितने मुकदमे थे सब वापस करा लिया। आप सोचिए, यहां के लोगों को त्याग पत्र देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी जेल में डालकर अपमानित किया जा रहा है। खीरा चोरी के आरोप में हमारे लोग जेल में हैं और हीरा चोर कर भी आज वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इस बात को भी इस देश में कहना जरूरी है। और आप बदनाम करते हो इन लोगों को केवल इसलिए कि वो कमेरा लोग हैं। ठीक ही कहा उन्होंने कल मुंबई की बैठक में, चंद्रयान गया तो अब की आदमी लेके नहीं गया है, लेकिन जब सूरजयान जाए तो 2-4 लोगों को ले जाए ताकि वो इतिहास में अमर हो जाए। और बस मैं इशारा कर रहा हूं, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इस देश में पाखंड और अंधविश्वास को टीवी से लेकर के मुंबई के वैज्ञानिकों की बैठक में ये कहते हुए कि गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी हैं, हम नाले के गैस से चाय बनाते थे, बादल आ गया तो रडार काम करना बंद कर दिया। ऐसा पाखंड का बढ़ावा देने वाले लोग चंद्रयान 3 की सफलता पर खुद टीवी पर लाइव आकर के उसका श्रेय ले रहे हैं और अगले चुनाव में आपको भी भाषण देते हुए मिल जाएंगे कि वो चंद्रयान उतर नहीं रहा था, यहां से वो गए और वहां पर उसको ठीक से उतारा और तब वापस आए और इसका बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाकर प्रचार किया जाए। कोरोना में ताली बजवा करके उसने इस देश में मूर्खता का परीक्षण कर लिया है। उसने एक बार बोला था कि ताली बजाओ, पूरा देश ताली बजाने लगा। थाली बजाओ, बर्तन तोड़ करके थाली बजाया, और दिवाली मनाओ तो घर फूंक के दिवाली मनाया। उसी दिन इसने तय कर लिया है इस देश की शिक्षा को थोड़ा और बर्बाद कर दो, सरकारी संपत्ति को बेच दो, पूरे देश को प्राइवेट हाथों में बेच दो, फिर भी देखना वो लोग हमें ही चुनेंगे, क्योंकि उसने आपको मानसिक रूप से गुलामी का टेस्ट ले लिया था कोरोना के समय। और आज वही हो रहा है। इस देश का सबसे बड़ा अखबार कहने वाला खुद को एक दैनिक जागरण, उसका नाम लेना जरूरी है, क्योंकि गांव कस्बे के लोग आज भी अखबार बहुत पढ़ते हैं। अखबार के पहले पन्ने पर खबर छपी, अभी मुश्किल से 1 हफ्ता पहले की बात है, कि फिर से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है और खुश करके उनको मार दिया। ये गनीमत है कि भारत की सेना ने उसी दिन खंडन किया और कहा कि माफी मांगो। अगले दिन अखबार में कोई माफी नहीं आई। पता है क्यों? क्योंकि उनका झूठ तब तक गांव-गांव फैल चुका है और हमारे लोगों को शिक्षा तो मिले नहीं, जागरूकता तो मिली नहीं। ये देश वही है जहां सोशल मीडिया नहीं था तो 90 के दशक में गणेश की मूर्तियां दूध पीने लगी और पूरे देश के लोग दूध पिलाने लगे थे। आजकल प्यास नहीं लगती क्या? आजकल क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो एक दौर का पाखंड था, चला गया। अब नए नए पाखंड आपके सामने हैं और कुछ पाखंडी लोगों को आपके बीच में प्रचार करने के लिए भेजा गया। कुछ दिन पहले आए थे ना बिहार, एक आया था उनका प्रचारक, उसी समय मैं भी आया था और मैंने उस समय भी एक बात कही थी, इस देश में जिसको वोट देकर के आपने बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बिठाया, भारत के संविधान की शपथ ली, उस संविधान के अनुच्छेद 51A में लिखा हुआ था कि नया भारत बनाने पर हम वैज्ञानिक चेतना का विकास करेंगे। और एक ढोंगी पाखंडी ऐसे व्यक्ति के सामने इस देश के बड़े बड़े मिनिस्टर थाली लेकर के आरती उतार रहे थे। इससे बड़ा शर्म इस लोकतंत्र की धरती पर और क्या होगा? वो प्रचारक क्या कर रहे हैं भाई? उन प्रचारकों को काम दिया गया है, चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाला है तो देखो हम अपना काम करेंगे कि रक्षाबंधन पर 200 रुपया सिलेंडर की कीमत घटाएंगे और उसके बाद भी बोर्ड लगवा देंगे, थैंक यू फलाने जी। आप समझिए 4.5 साल लगातार आपका पैसा 1200 रुपया सिलेंडर का करके उसको आपसे लूटा गया और आपके पैसे को कम करके चुनाव के ठीक पहले आपको मूर्ख बनाया जाएगा। और इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि वो काम राजनीतिक ढंग से अपना करेंगे। उनका जो प्रचार के दूसरे संगठन बने हुए हैं, जैसे आरएसएस का राजनीतिक संगठन का नाम है भारतीय जनता पार्टी,
वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहली पंक्ति के प्रचारकों का नाम है ईडी और सीबीआई। किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो पहले जो प्रचारक भेजे जाते हैं वो पार्टी से नहीं होते। आप एक बात सोच कर देखें कि धर्म का प्रचार करने के लिए ऐसे बाबाओं को इजाजत भी वही भारत का संविधान देता है। अरे मूर्खों, अगर वो संविधान बदल दोगे तो किस अधिकार से अपने धर्म का प्रचार करोगे? ये भी बात उनको समझ में नहीं आती। और ऐसे वक्त में जब इस देश का संविधान बदलने की बात की जा रही, और सबसे बड़ा खतरा क्या है कि पहले ये बात कोई दोयम दर्जे का नेता बोला करता था, कोई बाबा बोला करता था। चंद दिनों पहले इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का सबसे प्रमुख व्यक्ति एक लेख लिखता है कि भारत का संविधान अब गैर जरूरी हो गया है और अब इस संविधान को बदल देना चाहिए। यह सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये क्लियर कह दिया कि वो अगली बार जीतेंगे तो भारत के संविधान को बदल देंगे। ये साफ उनका जो अगर कैबिनेट का आर्थिक सलाहकार जैसे सबसे बड़े ओहदे पर बैठा व्यक्ति अगर कोई लेख लिख रहा है तो क्या प्रधानमंत्री और नागपुर की सहमति के बिना वो लेख लिख सकता है? अरे जिसकी कैबिनेट में बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री अपनी मर्जी से कोई अपना पीएस नहीं रख पाते, वो उतना बड़ा लेख लिख लेगा। इसका मतलब केवल ये है कि एजेंडा उनका तैयार है, उनका एजेंडा क्लियर है। वो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। मैं तो याद करता हूं अपने पुरखों को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाने कितना मेहनत करके जिस संविधान से संतुष्ट भी वो नहीं थे अंततः, और उन्होंने कहा भी, चेतावनी भी दे दी थी कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग ठीक नहीं हुए तो वो कागज का पुलिंदा मात्र रह जाएगा। और अगर हमने राजनीतिक बराबरी दे दी और आर्थिक और सामाजिक बराबरी नहीं दी तो ये संविधान का कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी उससे बहुत संतुष्ट भी बाबा साहब नहीं थे, फिर भी ऐसा संविधान बना गए कि जो अपने दिल में मनुस्मृति को रखता है उसके सामने सबसे बड़ी बाधा बनकर आज अभी भारत का संविधान खड़ा है। इसलिए हम अपने पुरखे को सैल्यूट करते हुए उसके संविधान की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और इसलिए उस बाधा को वो निकालना चाहते हैं। और बाधा क्या है? वही प्रस्तावना का लिखा हुआ न्याय, समता, बंधुता। और आपके पर्चे में जो लिखा है अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 340, 3-4 आर्टिकल ही बचे। चुनाव हो रहा है, आप किसी को वोट दो, वोट उन्हीं को जा रहा है अगर गलत हो रहा है तो। कभी आपने देखा है कि कोई मशीन गलत वोट दे रही हो और किसी निर्दल प्रत्याशी को वोट जा रहा है? नहीं ना देखा। हर बार वोट जो गलत होता है वो उन्हीं को जाता है, उसका कोई भरोसा नहीं। बताइए संविधान बचा है क्या? आपके राज्य में भी हुआ था पिछले चुनाव में, कुछ लोगों को तो सर्टिफिकेट दे दी गई थी कि आप जीत गए हैं। कुछ देर बाद पता चला कि सर्टिफिकेट वापस ले ली गई और आप हार चुके हैं। पिछली बार आपके यहाँ जो प्रयोग हुआ वो अगली बार उत्तर प्रदेश में और अच्छे से अप्लाई किया गया। कई जगहों पर बिजली चली जाती है, यहाँ भी बिजली चली गई थी थोड़ी देर के लिए, पंडाल वंडाल गिर गया, और ऐसे समय में वहाँ काउंटिंग के आखिरी समय में बिजली चली जाती है और जो 5000 वोट से जीत रहा था वो 500 वोट से हारा हुआ घोषित हो जाता है। लड़ते रहिए मुकदमा। तो संविधान कितना बचा? एक दो बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। ये संविधान बचा क्या? सबसे बड़ा हक आपको मिला था वोट डालने का। खुलेआम मुस्लिम बस्तियों के सामने पुलिस प्रशासन खड़ा होकर वोट डालना नहीं दिया। 26% वोटिंग हो रही है अगर एक जगह पर, तो संविधान कितना बचा है? ये क्लियर कट आपके सामने बताया गया। अरे ये यूपी बिहार का इलाका है, इसका इतिहास तो बिहार वालों हमसे बेहतर तो आप जानते होंगे। कुछ लोगों को ये गुमान था कि वो मुख से पैदा हुए, भुजा से पैदा हुए, तो बस्तियों के सामने चारपाई लेकर, लाठी लेकर बैठ जाते थे और सबका वोट वही डाल देते थे और एक तरफा वही राज करते थे। फिर मानवर कांशीराम कहते थे ना कि कलम जो है ना, कलम पर ऊपर जो बैठा हुआ है इसको मुझे ऐसे पलट देना है। बिहार वालों, जो शुरुआत बाबू जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर ने की, 1990 में आपने उसको पलट दिया। वही लाठी
जो ताकतवर के हाथ में थी तो शोषण का पर्याय बनी, और वही लाठी जब सक्षम हाथ में आई तो कमजोर के पक्ष में खड़ी हो गई, और सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी जमीन बनकर बिहार तैयार हो गया है कि वो पलट गया, और आज किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर कोई वोट डालने से रोक सके। क्या आपके यहाँ रोका जा रहा है क्या? हमारे यहाँ यूपी में आज वही काम अब इस देश के मुसलमानों के साथ किया गया है, लेकिन हम आप ये बोल नहीं पाते। बताइए संविधान कितना बचा है? जब वोट ही नहीं डालने दोगे तो किस बात का लोकतंत्र? दूसरी बात, चुनाव आयोग एक हुआ करता था, चुनाव आयोग कार्रवाई किया करता था, पूरा बड़ा बड़ा चुनाव निपट गया। आपको पता चला क्या चुनाव आयोग कोई चीज होती है? यहां इस देश में साहब दोपहर में अगर चुनाव आयोग का घोषणा होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन कर देता है, क्योंकि उनके आका की रैली हो रही थी बंगाल में। जब रैली खत्म होती है तब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। बताइए लोकतंत्र कहां बचा हुआ है? तीसरा उदाहरण दे रहा हूं, न्यायपालिका में लोग गए शिकायत करने कि भाई इस देश में अब कार्यपालिका न्यायपालिका ठीक काम नहीं कर रही है विधायिका, तो न्यायपालिका में न्याय मांगने गए, और वहां पता ये चला कि वहां ऐसे ऐसे लोग न्यायपालिका में बिठाए गए हैं जिन्होंने उनके एजेंडे पर फैसला सुनाया, और कुछ दिन बाद जाके उसको राज्यसभा मिल गई। बताओ क्या ये डील पहले नहीं हो गई होगी कि आप हमारे पक्ष में फैसला सुनाओ, हम आपको राज्यसभा भेजेंगे? अगर सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर अपने पोस्ट रिटायरमेंट कोई ओहदा लेता है तो उसके सारे फैसले क्या संदिग्ध नहीं हो गए? कितना निष्पक्ष बचा है न्यायपालिका, ये संविधान कितना बचा है, उसके और आगे बढ़िए। आप कहते हैं आरक्षण बचा है, आरक्षण को छेड़ेंगे तो जान दे देंगे, बहुत कुछ आप भी समझते हैं। आंख खोलिए, आपका आरक्षण बिना छेड़े बिना खत्म किए ऑलरेडी खत्म कर दिया गया है, कहीं बचा नहीं आरक्षण। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और मैं जानता हूं सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी दो ही जगह आरक्षण बचा था। नई शिक्षा नीति ने शिक्षा व्यवस्था में अब धीरे धीरे अंबानी और अडानी की तरफ से बेचने की पॉलिसी पास कर दी है। 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में होगा, यूट्यूब पर आप पढ़ेंगे, आपको डिग्री मिल जाया करेगी। वो वाली डिग्री नहीं जो इस देश के प्रधानमंत्री को मिलती है, क्योंकि वो तो झूठी निकल जाती है। हमारे विश्वविद्यालय की डिग्री उनकी है, और 1978 में उस फॉन्ट में वो डिग्री बन गई जो उस समय फॉन्ट ही नहीं बना था। भाई उनके लिए तो कुछ भी हो सकता है, नाली के गैस से चाय बन सकती है, तो बिना पढ़े इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी मिल सकती है। फिर भी अब हो क्या रहा है, हमने जिन चीजों का मजाक बनाया हमारे लोग उसको समझ नहीं पाए। इसलिए अब जाते जाते मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं, जिस संविधान को हम बचाने की बात कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी तबाह हो चुका है, थोड़ा सा बचा है ताकि भ्रम बचा रहे कि हम जमहूरियत में जी रहे हैं। इस मुल्क का आईन वैसे ही खत्म हो चुका है, तो जब सरकारी शिक्षा नहीं बची, सरकारी रोजगार नहीं बचा, तो आप आरक्षण कहां लेंगे? एकदम सीधा सा सवाल है। तब मुझे मंडल कमीशन याद आ रहा है, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट कह रही थी किसी ने अगर 1 रुपए भी सरकारी मदद लेकर के कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है तो वो प्राइवेट नहीं है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। इस वाली मांग पर अगर आज खड़े हो जाएं तो कम से कम आप अपने लोगों को गोलबंद कर सकते हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, 52% आबादी को 52% आरक्षण होना चाहिए। एक बात अब अगर इसे आसान भाषा में जनता तक ले जाया जाए, एक सवाल पर हम और अली अनवर साहब आते समय बहुत गंभीरता से चर्चा कर रहे थे। हम कुछ लोग ऊपर ऊपर चीजों को मैनेज करते रह गए, समझाते रह गए, और वो आया वही जो अरुण साहब कह रहे थे, शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला और वो सारे पक्षियों को कैद कर ले गए। हमारे ही लोगों को हमारे ही खिलाफ खड़ा कर दिया गया, और आज उनका वोट लेकर सरकार बनाई जा रही है। और नफरत भर दी गई है कि ओबीसी में सारा हक या हिर कुर्मी कोयरी ने ले लिया है, और उत्तर प्रदेश में ये काम करता है भाई। तो आप अगर उनको अपनी तरफ जोड़ना है तो क्या करना होगा? तब मंडल कमीशन की रिपोर्ट घर घर बांटनी होगी और कहना होगा कि हम मानते हैं कि
कि तुम्हारे साथ भी अन्याय हुआ, हमारे भी लोगों से गलती हुई होगी, उनको भी सरकार में मौका मिला होगा तो कुछ गलतियां हुई होंगी। लेकिन एक बात करते हैं, चलो मंडल कमीशन की रिपोर्ट कह रही थी 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन 52% आरक्षण क्यों नहीं मिला? क्योंकि 50% की अपर लिमिट थी। अपर लिमिट टूट गई। कैसे? आपके पर्चे में भी लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो गया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो गया तो अपर लिमिट तो टूट गई, 60% आरक्षण हो गया है। जब अपर लिमिट खत्म हो गई है और 10% उनको तुमने बिना मांगे आरक्षण दे दिया है, तो हम उनके लिए 5% और देने की बात करते हैं। लेकिन अब जो 85% बचा है वो SC, ST, OBC और पसमानदा को बांट दिया जाए, इसकी मांग करने की जरूरत है। 52% आबादी को 52% हक मिलना चाहिए और 27% के बाद ये जो 15% एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये इस OBC जमात के सबसे अति पिछड़े समुदाय के लिए आरक्षित होना चाहिए। ये मांग हम उठाते हैं और तब देखिए कि आपके लोग आपके साथ खड़े होते हैं। सबसे ज्यादा उनको दीजिए जो आज भी कतार में सबसे पीछे रह गए। इसलिए मुद्दे आपके पास हैं और मैं बधाई दे रहा हूं फिर से विष्णु जी और इनकी पूरी टीम को कि इन्होंने एजेंडे पर बात की है। संविधान खतरे में है, मंडल कमीशन की लड़ाई और तीसरी जाति जनगणना की लड़ाई 1931 के बाद हुई ही नहीं। काका कालेलकर कमीशन की भी पहले सिफारिश कि आपको कास्ट सेंसस कराना चाहिए, जाति जनगणना करानी चाहिए। मंडल कमीशन की भी सिफारिश कि जाति जनगणना करानी चाहिए। इस देश में OBC प्रधानमंत्री है और जाति जनगणना कराने के लिए कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। वो तो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं भाई। और बिहार वालों, आपसे बेहतर कौन जानता है? आपके यहाँ थोड़ी कोशिश की गई भाई। समाजवादी आंदोलन की पुरानी जमीन है तो थोड़ा थोड़ा असर दिखता है कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई पर जो सरकार बनी, मैं तो बधाई देता हूं बिहार वालों, बड़ा धुआंधार वैकेंसी आपके यहाँ आ रही है और सब सरकारी नौकरी वाली आ रही है। एक काम तो कम से कम आगे हो रहा है। अब इसके दवाई वाला काम भी करना होगा। और एक काम का और बधाई देता हूं कि यहाँ इन लोगों ने तय कर दिया। और कमाल देखिए, वही बीजेपी यहाँ बैठ करके कहती है कि हम जाति जनगणना के समर्थन में है और दिल्ली पहुंचती है तो कहती है हम जाति जनगणना के विरोध में है। ये कैसा है रे भाई? एक स्टैंड लेना चाहिए ना यहाँ, क्योंकि बिहार की जमीन सामाजिक न्याय की जमीन है। इसलिए बिहार में अगर राजनीति मनुवादियों को भी करनी है तो पिछड़े को ही अध्यक्ष बनाकर जाति जनगणना का समर्थन करना होगा। ये आपकी ताकत है, इसलिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। लेकिन वो ताकत कमजोर मत होने दीजिएगा, क्योंकि पिछड़े को इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है क्योंकि जंगल की लकड़ियों को, कुल्हाड़ी को दिखाकर समझाया जा रहा है कि कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि कुल्हाड़ी में लगी बेट तो तुम्हारी जाति की है, तुम्हारी जाति की है। और जंगल की लकड़ियों ने कुल्हाड़ी का साथ दिया और कटते कटते फिर मौका ही नहीं बचा कि वो सब पहचान पाए। इसलिए वक्त बहुत हो गया है। मैं जानता हूं कोई हनुमान बनेगा, कोई राम बनेगा, कोई कुछ बन रहा है आपके यहाँ। हमारे यहाँ आइए देखिए बुलडोजर चल रहा है और हमारे यहाँ भी कुछ लोग नाराज हो जा रहे हैं। घर में झगड़ा हो तो बाहर जाकर जहर नहीं पिया जाता, और हमारे लोग आपस में झगड़ा हो रहा है तो उनके साथ खड़े हो जा रहे हैं जो उनको भी बर्बाद करेंगे। लेकिन पहले जिसको बर्बाद करेंगे जो लड़ रहा है, तो जब इसको मार लेंगे तो फिर अगला नंबर उसका आएगा, सबका नंबर आएगा। मगर आज के झगड़े में हमने उनको अगर मजबूत कर दिया तो न संविधान बचेगा, न मंडल का कोई सिफारिश बचेगी, केवल बचेगा तो उनका राष्ट्र बचेगा जिसमें सब कुछ उनके हाथ में चला जाएगा। इसलिए मुजफ्फरपुर के लोगों, लोकतंत्र की सबसे पुरानी बुनियाद के लोगों, एक और काम करने की जरूरत है कि जाति जनगणना हो, चाहे उसके बाद मंडल की बात हो, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत करने की बात है। सबसे जरूरी सवाल है, इस देश में हमारे नौजवानों के हाथ से शिक्षा छीन ली गई, रोजगार छीन लिया गया, अनपढ़ और कुपड़ भीड़ तैयार कर ली गई है और उसके हाथ में त्रिशूल और तलवार दे करके रोज सांप्रदायिक दंगे का माहौल बनाया जा रहा है। इसलिए जिम्मेदारी हमारे ऊपर ज्यादा है। त्रिशूल और तलवार का मुकाबला अगर कोई करेगा तो वो कलम और किताब ही कर सकती है। इसलिए जिनको मौका मिला है कलम और किताब पकड़ने का,
समझने का, लिखने पढ़ने बोलने का और आगे लोगों को समझाने का। हमने लाभ लिया है मंडल कमीशन का, हमने लाभ लिया है भारत के संविधान का, हमने लाभ लिया है बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के बलिदान का, हमने लाभ लिया है कर्पूरी ठाकुर की गालियों के और बाबू जगदेव प्रसाद के शहीद हो जाने के बाद बने हुए भारत का। तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि उस विरासत को आग लगने से बचाना होगा, वरना ये आग हमसे एक सवाल करेगी कि आने वाले 25 साल बाद इस देश में ये नमूने लोग लोकसभा की चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े मंचों से कह रहे हैं 2047 में भारत ऐसा हो जाएगा, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। याद करना, घर घर पहुंचना, आप किसी को वोट दो, किसी पार्टी के हो, आपस का मतभेद भुलाकर मेरा मानना है एक गुजारिश जरूर कहना, आप किसी को वोट दो चलेगा, मगर उनको वोट मत दे देना जो संविधान को बदलकर इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, और उसकी पहचान बताओ ताकि उनको पहचानने में हमारे लोग जगह जमीन गिरवी रख करके, कभी एक जमाने में लोग अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे, गहने गिरवी रख करके माताओं ने बच्चों को शिक्षा दिलाई, जमीन गिरवी रख करके लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, और आज 5 किलो अनाज पर गिरवी रख दिया अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार को। इसलिए हमें इस बात को लेकर चलना होगा, क्योंकि रोजगार, आप कल्पना करिए 80 करोड़ लोगों को अगर तुम 5 किलो अनाज दे रहे हो, तो ये बताओ भारत में गरीबी बढ़ी कि अमीरी बढ़ी है? ऑक्सफैम की रिपोर्ट कर रही है 1% लोगों के पास 40% संपत्ति का कब्जा हो गया, 3% लोग 50% संपत्ति कब्जा किए हुए हैं, और 90% लोगों को केवल 3-4% पर गुजारा करना पड़ रहा है। एक ऐसा भारत अब बनेगा जिसमें थोड़े से लोग बचेंगे, जिनको बैंक बेच दिया जाएगा, रेल बेच दिया जाएगा, शिक्षा बेच दी जाएगी, सब कुछ बेच दिया जाएगा, वही मनुस्मृति वाला भारत बचेगा, और बाकी पूरा तबका मजदूर बनेगा, किसान भी नहीं बचेगा। मुझे प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का हल्कू याद आता है कि वो जब किसान से मजदूर बन गया तो केवल इसलिए खुश हो गया कि अब मुझे ठंडी की रात में अपने खेत की पहरेदारी नहीं करनी पड़ेगी, मगर बाद में उस हल्कू को समझ में आया कि वो जमीन का टुकड़ा जब तक बचा था तब तक वो किसान था, और जब किसी मिल का मजदूर बन गया तो वो गुलाम बन गया है। उस गुलामी को हमारे सामने आने से रोकना होगा। इसलिए मुजफ्फरपुर के लोगों, आपने जो प्यार और सम्मान दिया है ये तो हमारे लिए नायाब तोहफा है, क्योंकि जहां मैं पढ़ाता हूं वो मेरे खिलाफ कमेटी बनाए हुए हैं कि इसको नौकरी नहीं देने देंगे, इसकी नौकरी छीन लेंगे, ये जाकर हमारे खिलाफ बोलता है, इसको परमानेंट नहीं होने देंगे, क्योंकि आरएसएस से ट्रेनिंग लिए हुए उनके लोग वाइस चांसलर बन गए। अली अनवर साहब से भी बात हो रही थी, जिन्होंने अपने जमीर को गिरवी रख दिया उसको बड़े बड़े ओहदे मिल गए, मगर मैंने भी ये सोचा जब अपने विरासत को पढ़ा, और अरुण जी बैठे हुए उनके सामने कबूल करते हुए कह रहा हूं, हम भी झुक गए होते अगर हम अपनी विरासत को नहीं पढ़े होते। मगर जब जब मुझे कबीर याद आते हैं, जब जब मुझे अर्जक संघ याद आता है, जब जब बाबू जगदेव प्रसाद याद आते हैं, जब जब रामस्वरूप वर्मा याद आते हैं, जब जब कर्पूरी ठाकुर याद आते हैं, तो लगता है कि ये सारे लोग अगर बिक गए होते तो हमारा तो वजूद ही नहीं होता। इसलिए झुकना और बिकना किस बात का, हम खड़े रहेंगे और इन मनुवादियों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, केवल इसलिए क्योंकि जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया अपनी चोंच से आग पर पानी डाल रही थी। इस कहानी के मजमून को गांव गांव पहुंचाइएगा और लड़ने वालों की हिम्मत बनिएगा। आप यहां सम्मानित करते हैं तो मुझे दिल्ली में बिना डर के बोलने की हिम्मत मिल जाती है, इसलिए मैं आपके बीच में आता हूं और इसलिए वो हिम्मत लेकर जा रहा हूं। इन मनुवादियों के खिलाफ ये वापस मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, संविधान हटाकर ये मंडल कमीशन के पूरे आंदोलन को कमंडल के नीचे फिर से कुचलना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद करके रोज मंदिर बनाने के नाम पर पूरे देश को मंदिर और मस्जिद की आग में झोंकना चाहते हैं। मैं एक अदना सा व्यक्ति इस देश में भारत के संविधान और मंडल कमीशन की पैदाइश एक वादा करके जा रहा हूं कि वो जंगल की चिड़िया ने जब उसका लोग मजाक उड़ा रहे थे कि तेरी चोंच के एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, उस चिड़िया ने जो कहा वही मेरा जवाब है।
उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि जंगल की इतनी बड़ी आग मेरे चोंच के एक बूंद पानी से नहीं बुझेगी, मगर जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।